नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। इसमें शिक्षक भर्ती कला संकाय का वीडियो नंबर 30 है। मगर मैंने हर बार बोला है कि भैया शिक्षक भर्ती कला संकाय के साथ साथ जितने भी लोगों के एग्जाम में संविधान से क्वेश्चन आते हैं सब के सब पढ़िए, क्योंकि आपको आने वाले समय में क्वेश्चन यहीं से देखने मिलेगा। नो डाउट, बिना किसी डाउट। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं सर आपके वीडियो नंबर 30 में भाग 5 संघ सरकार में से ही मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल पार्ट 1। तो इसका नाम ही एक विशेष है सर, क्या कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल पार्ट 1 लिखा हुआ है। सर इसका मतलब मंत्रिपरिषद अलग होता है और मंत्रिमंडल कुछ अलग होता है, और इसका एक पार्ट 1 इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आप बताइए मुझे खुद, आप में से कितनों को ये पता है कि क्या होता है मंत्रिपरिषद और क्या होता है मंत्रिमंडल? आप में से कितने लोग जानते हैं? इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोनों में से। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में बड़ा कौन है? मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में दूसरा क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में आपका पावरफुल कौन है, बड़ा कौन है, पावरफुल कौन है? एक क्वेश्चन बड़ा कौन है, एक क्वेश्चन पावरफुल कौन है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में से आपका राज्य मंत्री, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में से राज्य मंत्री कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ये सब बन सकता है आपके क्वेश्चन से। और सबसे बेसिक डिफरेंस कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। और दूसरा एक और क्वेश्चन भी, क्या संविधान के शुरुआत में जब संविधान निर्माण हुआ तब क्या मंत्रिपरिषद शब्द शुरुआत से था कि मंत्रिमंडल शब्द शुरुआत से था? जो शब्द शुरुआत से था वो तो ठीक हो, जो नहीं था तो कब डाला गया? नया बात, तो याद रखिएगा ये बातें जो आपको बता रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्लास में मिलने लगेगा 1 बाय 1। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल पार्ट 1। जिनको भी इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है वो चुपचाप बैठ करके क्लास देखिए और अपने नॉलेज की दुनिया में एक नया ज्ञान ऐड कीजिए। आइए, इस संविधान के 22 भाग हैं, उनके नाम उनके अनुच्छेद हैं, आपको पता है? हाँ सर, 22 भाग तक हमारा खत्म हो गया था। अब हर पार्ट में स्लाइड याद करने की कोशिश करेंगे, आपको पहले ही बोला हूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लास्ट में हम याद करेंगे। फिलहाल हम आते हैं इसके टॉपिक पे, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के पार्ट 1 पे। तो पार्ट 1 पे आपको यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इससे पहले मैं फिर आपको एक बार पढ़ाना चाहूँगा ताकि आपका दिमाग पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। आइए सर, क्या आप पढ़ रहे हैं भाग 5? भाग 5, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? भाग बी कोई 5 बोलते हैं, मैं इसलिए लिखता हूँ। चलिए भाग 5, तो इसको बोल रहे हैं संघ। इसमें अनुच्छेद आता है आपका 52 से अनुच्छेद 151 तक। फिर 52 से 151 तक 4 हिस्से में टूटता है सर आपका। 52 से 78, 79 से 123, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। अब तक हर क्लास में लिखा रहा हूँ ये। 52 से 78, 79 से 123, 124 से 147 और 148 से 151। तो देखिए मैं 52 से 151 तक आ गया। हाँ सर, 52 से 151 तक आ गया। तो सर जो भी 52 से आपका 78 तक आता है, ये क्या सर? ये आपकी विधायिका, ये है आपकी कार्यपालिका। फिर ये सर आपकी विधायिका, 79 से 123 तक विधायिका आता है, मतलब संसद वगैरह सब इसी में पढ़ते हैं। फिर आपका सर आता है 124 से 47 तक न्यायपालिका। संविधान के 3 स्तंभ हो गए। हाँ सर, संविधान के 3 आधार स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों आ गए। और लास्ट में दोस्तों आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर कार्यपालिका में दोस्तों फिर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 3 हिस्सा। सबसे ऊपर के पद पाएंगे राष्ट्रपति साहब, फिर आएंगे सर आपके प्रधानमंत्री साहब, उपराष्ट्रपति साहब। ये क्यों संविधान का निर्माण ऐसे ही क्यों हुआ है, हर किसी सीक्वेंस में ही क्यों है? कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर उसके बाद फिर आप कहेंगे प्रधानमंत्री। फिर 52 से 78 तक फिर इन तीनों में बांटा गया है। 52 से 62, 63 से 73, जैसा ना 52 से 62, 63 से 73, फिर आपका क्या बचा 74 से 78। भी आपका 52 से 78 तक जाना था आपको, तो ये 52 से 78 तक आप आ गए।
52 10 62 62 62 63 से 73 74 77 यस। हाँ सर, ये पूरे हिसाब से पढ़िए, जिसमें आपने राष्ट्रपति मेरे से पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति आपने पढ़ लिया, प्रधानमंत्री का भी लास्ट में आपने पढ़ लिया है। मगर याद कीजिए प्रधानमंत्री वाले में इसमें जब आपका अनुच्छेद आपको दिख रहा है सर, इसमें 74 है, 75 है, 76 है, 77 है और 78 है। मगर क्या आपने मुझसे केवल 75 में 75 का एक जिसमें प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और उसकी नियुक्ति के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। क्या 75 में केवल 75 एक पढ़े थे? ना मुझसे 74 पढ़े हैं ना बाकी सब पढ़े हैं। तो हाँ सर, 75 में केवल हम एक पढ़े थे, तो 75 में क्या क्या है वो भी आपको जानना होगा। तो आइए दोस्तों, सबको हम जानते हैं। आपके सामने दिमाग पर मैप क्लियर है कि संघ किससे बनती है? कार्यपालिका से, विधायिका से, न्यायपालिका से, सीएजी से, इन सबसे मिलकर बनती है। चलिए, तो भाई जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं उनको तो सब दिमाग छप रहा होगा और उनको एक एक चीज़ याद रहेगा। पूरी कार्यपालिका से जुड़ा हुआ अनुच्छेद, विधायिका से, न्यायपालिका से, सीएजी से जुड़ा हुआ। जैसे 52 में राष्ट्रपति का पद आता है, 63 में उपराष्ट्रपति का, इस तरीके से पूरा याद रहेगा। ठीक, तो 75 में आपने मुझसे पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे राष्ट्रपति जी। 75 में आपने पढ़ा था। तो 75 में क्या है, 75 में एक के अलावा और बाकी क्या क्या है, 74 में क्या है, आइए अब उसी को हमको जानना है दोस्तों, तो उसको भी हम जान लेते हैं। क्लियर? सर अनुच्छेद 74 में क्या है? तो अनुच्छेद 74 सर आपका राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या? कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अर्थात सर मंत्री परिषद शब्द आपको क्या दिख रहा है कि संविधान में शुरुआत से ही है। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में शुरुआत से ही मंत्रिपरिषद शब्द डाला गया है। तो आपको एक क्वेश्चन पता चल गया ना कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में से वह कौन सा शब्द जो संविधान में शुरुआत से, तो आप क्या बोलेंगे? वो शब्द है सर आपका मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मंत्रिपरिषद। इस शब्दों में खेलेंगे, इसी क्वेश्चन को डाल देगा कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बोल देगा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। पूरा काम खत्म यहीं पे आपका। उस 4 ऑप्शन में आपका पूरा काम खत्म हो जाता दोस्त। मगर आप जैसे ही अनुच्छेद 74 पढ़ते हैं और इसको आप दिमाग में रखते हैं कि हाँ सर राष्ट्रपति को सहायता देना है, उसे सलाह देना है, तो उसके लिए मंत्रिपरिषद होगा। और यही संविधान में शुरुआत से है। तो आपका डाउट खत्म कि संविधान की शुरुआत में केवल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द था, मंत्रिमंडल आपका कोई शब्द ही नहीं था। इसलिए मंत्रिपरिषद ही होगा वह जो राष्ट्रपति को सहायता देगा या सलाह देगा। क्या आपको समझ आ गया? यस। और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है। 2 क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। एक लास्ट मंत्रिपरिषद को हटा करके, इस शुरुआत उसके 74 को बदल करके। क्लियर हुई बातें? यस। मौलाना आपको इतने व्यवहारिक तरीके से जहाँ जहाँ एग्जामिनर पूरा खेलता है, हर एक जगह टोक के बताया जा रहा है ताकि आपसे एग्जाम के समय गलती ना हो, एकदम स्पष्ट रहे माइंड। तो आप जान नहीं रहे इस क्लास का वैल्यू क्या है। मैं देखता हूँ क्लास जाता हूँ कर, तो अभी भी देखिए मैं आपके सामने खोलता हूँ, 1 सेकंड आपको समय लेता हूँ। तो मैं जब भी क्लास खोलता हूँ संविधान में, आप खुद बताइएगा ना। मैं अपना क्लास खोलता हूँ संविधान का, अभी देखिएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। संविधान का, ठीक, संविधान का लास्ट मैंने क्लास पढ़ा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें व्यू कितना हुआ पता है आपको? 73। तो मैं आपको बता दूं जो 73 लोग देखे और देख के भाग गए तो उनका भी पता नहीं। जो देखे होंगे उनमें से जो भी 5-10 लोग जो भी, उनका एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनना है, ये बात की गारंटी है। कि आप देख रहे हैं कि कहाँ एग्जामिनर आपको खेलेगा, या मंत्रिपरिषद शब्द की जगह मंत्रिमंडल डाल देगा, या अनुच्छेद 74 या 73 डाल देगा। ये सब एक एक शब्द फिर से इसी से क्वेश्चन और निकल गया कि संविधान के शुरुआत में कौन सा शब्द था संविधान में, मंत्रिपरिषद था कि मंत्रिमंडल, तो उसका भी आंसर मिल गया। ऐसे हर एक बारीकी के साथ आपको जाकर के संविधान में कोई नहीं पढ़ाने वाला मेरे दोस्त। इसलिए जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, है ना, और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक लोगों तक लेके जाइए।
और 73 व्यू के लिए मैं इतना मेहनत करूं कि मैं भैया जो पेड कोर्स मेरे बच्चे जो इतना पैसा दे करके पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए जी जान से मेहनत करूँ। आप खुद बता दीजिए, मैं फ्री में आपके लिए इतना मेहनत करूं या जो बच्चे पैसा दे करके जो सीरियस है, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है वही पैसा दे के कोर्स लेता है। तो सीरियस कैंडिडेट है जो अपने कैरियर को लेकर सीरियस, अपने पोस्ट को लेकर सीरियस है, जो अपना पैसा लगाया हुआ है, मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करके उसको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ। तो आप खुद अपने आप से डिसाइड कर लीजिए। और अगर ऐसे ही व्यू चलेगा तो संविधान की क्लास बीच में बंद हो जाएगी और मैं खुद बंद कर दूंगा, है ना। चलिए उससे पहले संविधान का क्लास देखते हैं। और 152 व्यू देख लीजिए। तो ये है स्थिति, मरिए गारंटी जो देख लिए हैं इसमें से उनका क्वेश्चन बन जाता है। कोई कमेंट नहीं, लाइक 17 ओनली, 17 लोगों के लाइक बस में पढ़ाता हूँ मैं, अच्छा लगा जान के। ये लाइक 7 ओनली, ओके। सर जी सुबह नहीं देख पाती हूँ तो बाद में रिकॉर्ड क्लास को देखती हूँ। आरुषि कुर्रे जी बहुत बढ़िया बात है, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब देखना देखिए मगर पढ़िए जरूर, एग्जाम में क्वेश्चन यही से आपको देखने मिलेगा। आइए तो भैया अनुच्छेद 74 आप लोग पढ़ लिए हैं। तो भैया अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही हर एक चीज़ कहाँ बच्चे गलती करें, कहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन खेलेगा, उस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, तो भैया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, है ना, ताकि आपका फ़ायदा हो। मैं फ्री में इतना मेहनत करने के लिए मेरे को मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना। चलिए हाँ सर 74 से आपको पता चल गया, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, अब इसके अंदर 74 के अंदर का पढ़िए आप, सिर्फ एक लाइन के अंदर क्या क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है ये भी पूछ सकता है। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात राष्ट्रपति जो भी अपना काम करेंगे, कर्म करेंगे, उसमें अपने कृत्यों का, कर्मों का प्रयोग करने में इनकी सलाहों का, मंत्रिपरिषद की सलाहों के अनुसार ही कार्य करेंगे। अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति साहब काम करते हैं। क्लियर हो गई बात है। चलिए परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेंगे और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ तो मैं हर एक काम मंत्रिपरिषद की, देखिए मंत्रिपरिषद ही शब्द आपको सब जगह दिखेगा, मंत्रिमंडल शब्द भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब संविधान में शुरुआत में केवल मंत्रिपरिषद शब्द था, मंत्रिमंडल शब्द कहाँ है आगे पता चलेगा, पढ़ते चलिए। ठीक है मैं मान लीजिए राष्ट्रपति हूँ तो मैं हर एक काम मंत्रिपरिषद की सलाह पे करूँगा। और मंत्रिपरिषद ने मुझे कोई सलाह दी कि आप ऐसा काम कीजिए, मुझे वो सलाह लगा कि यार नहीं इसमें कुछ तो बदलना चाहिए, तो मैंने मंत्रिपरिषद, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं बोलूँगा मंत्रिपरिषद को कि अगर हो सके तो आपको वापस मैं भेज रहा हूँ, एक बार पुनः विचार कीजिए इस पर जो आपने मेरे को भेजा है सूचना, इस पर एक बार पुनर्विचार कीजिए और इस चीज़ को अगर बदल सकते हैं तो बदलिए, मुझे थोड़ा अनुचित लग रहा है। और मंत्रिपरिषद उस पर पुनः विचार करती है, फिर देखती है कि यार बदलाव करना जरूरी है तो बदल देती है, तो भी ठीक, और देखती है पुनर्विचार करके नहीं यार नहीं बदलना जरूरी नहीं है, वो वापस मेरे पास भेजती है। तो जब दोबारा मेरे पास आए वह सूचना, चाहे उसमें बदलाव हुआ रहे चाहे ना हुआ रहे, तो दोबारा फिर मुझे उस पर उसी के अनुसार कार्य करना होगा, उसी के अनुसार मुझे कृत्य करना होगा। क्लियर हो गई बातें, वही बात यहाँ पर लिखा है। आते दूसरे पॉइंट पे, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। ये एक क्वेश्चन अब आपका आने वाले समय में बनेगा। क्या, किस प्रश्न की, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। तो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, क्यों दी, ये सब को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जा सकती, याद रखिएगा। तो अब अगला क्वेश्चन आपके भविष्य में देखने यहीं से मिलने वाला है कि मंत्रिपरिषद ने अगर कोई सलाह राष्ट्रपति को दिया है और वह अनुचित प्रतीत होता है तो क्या उसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो आंसर है नहीं। ठीक, न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दिया है, कोई सलाह दी और दी है तो क्या दी है सलाह। क्लियर। तो अनुच्छेद 74 आपको पता चल गया ना कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति बस एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, अन्यथा और कुछ और नहीं, और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होंगे, बात खत्म।
आइए आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ है बोला, बस बारीकियों पे ध्यान दीजिए आप, कितना भी एग्जामिनर घुमाएगा आप भटकेंगे नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? मैं बोला ना, मंत्रिपरिषद का सलाह बाध्यकारी है, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, बस एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, फिर तो मानना ही पड़ेगा। तो किस अनुच्छेद में भैया आप क्या पढ़े पीछे? अनुच्छेद आप पढ़े हैं 74, तो B74 अनुच्छेद 74 में ही कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मंत्रिपरिषद देगी। ठीक, चलिए क्लियर बात भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अनुच्छेद 75, जिसमें आप पढ़े थे लास्ट क्लास में कि भैया आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की से नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आप 75 में नहीं, 75 के एक में वह पढ़े थे। तो आइए दोस्तों, 75 क्या है? अनुच्छेद 75 बोलता है मंत्रियों के बारे में अन्योबंध। और सर क्योंकि मंत्रियों के बारे में अन्योबंध है आपकी इसमें अनुच्छेद 75 में, मंत्रियों के बारे में अन्योबंध है। तो दोस्तों मंत्री कौन कौन होते हैं? सर मंत्री या तो सर आपका प्रधानमंत्री होते हैं या अन्य मंत्री होते हैं या अदर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स होते हैं। यस, इसलिए बोला गया कि इसमें एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, कौन? 75 में राष्ट्रपति जी, और इनकी सलाह पे अन्य मिनिस्टर्स की, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे, अदर मिनिस्टर्स की। क्लियर? चलिए आइए अब हम देखते हैं 75 में एग्जैक्ट शब्द यह है। 75 एक में वो शब्द है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, वो 75 एक में है। नंबर 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्योबंध, तो आइए उसको हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। 75 का एक में ये बात बोला गया है। मगर क्या केवल 75 में एक ही है? नहीं दोस्तों, और बहुत सारी बातें हैं, उन सबको जान लीजिए। 75 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। जो भी मंत्री बनेंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इसी से याद कीजिए कि कोई मंत्री को प्रधानमंत्री जो है वो त्याग पत्र देने, बर्खास्त कर त्याग पत्र देने बोल सकते हैं, और अगर वह प्रधानमंत्री की बात मान के वह मंत्री त्याग पत्र ना दे, मैंने बताया था आपको, याद कीजिए एग्जाम्पल देकर, तो ना दे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहवाकर उस मंत्री को बर्खास्त करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण किया हुआ है, अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो उसको पद से बर्खास्त कर सकते हैं, पर प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो नियुक्त भी किए थे मंत्री को, और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह बर्खास्त भी कर सकते हैं मंत्री को। तो मंत्री का पूरा नियुक्ति, उसका बर्खास्तगी का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, मगर प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। यह है आपका 2 में, 75 के 2 में। क्लियर? आइए मंत्रिपरिषद लोकसभा के, देखिए हर जगह मंत्रिपरिषद ही शब्द दिखेगा आपको, सब जगह मंत्रिपरिषद शब्द दिखेगा। फिर सर मंत्रिमंडल आया कहाँ? सब पता चलेगा, बस शांति से पढ़ते तो चलिए। आइए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को पूछता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन यही आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो देखिए आंसर में लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, है ना, राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए आपको लगता है राष्ट्रपति के प्रति। तो पढ़ने के बाद वो पूछते हैं, मगर नहीं, क्योंकि सारे मंत्री आप जो देखते हैं, मेन मंत्रालय जो काम करने वाले लोकसभा के ही सदस्य होते हैं मेनली, तो इसलिए सर लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, जिसके प्रति सारे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, और याद रखिए व्यक्तिगत रूप दे देगा यहाँ मंत्रिपरिषद की जगह मंत्रिमंडल कर देगा, या आपको लोकसभा की जगह राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कर देगा, और यहाँ तो सामूहिक की जगह व्यक्तिगत रूप से बोल देगा। तो याद रखिए एग्जैक्ट मंत्रिपरिषद ही होना चाहिए, यहाँ लोकसभा ही होना चाहिए, और यहाँ चाहिए सामूहिक रूप से ही उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? बोला जहाँ जहाँ एग्जामिनर खेलेगा सब आपको पता होगा। तो मंत्रिपरिषद ही याद रखना, मंत्रिमंडल नहीं यहाँ पे, या लोकसभा याद रखना है, ना राज्यसभा, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं। याद रखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75(3) में यह बात बोली गई है।
ठीक, चलिए हर एक जगह जहाँ से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन आपको घुमाता है सब जगह आपको फोकस करवाऊंगा मैं। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या, किसी भी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में, सर तीसरी अनुसूची क्या है, अरे भैया बता रहा हूँ हल्का हल्का सर, पहली अनुसूची है संघ राज्य और उसका क्षेत्र, संघ राज्य उसका क्षेत्र, दूसरी अनुसूची है वेतन एवं भत्ते, तीसरी अनुसूची है संघ राज्य वेतन भत्ते, शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ प्रतिज्ञान। तो हाँ सर तीसरी अनुसूची में है शपथ, टोटल 12 अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में है सर शपथ। तो हाँ सर तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है, शपथ। तो राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उनको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। याद रखिए कोई भी मंत्री जब अपना पद ग्रहण करता है तो उससे पहले, उस पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जी तीसरी अनुसूची में उस शपथ का जैसा प्रारूप दिया हुआ है कि शपथ आपको ऐसे ऐसे बोल के दिलवाना है, तो तीसरी अनुसूची में दिए हुए शपथ के प्रारूप के अनुसार, शपथ के प्रारूपों के अनुसार उसको पद, जो व्यक्ति है उसको उसके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। कौन, तो भैया राष्ट्रपति जी। याद रखिए सारे पद, राष्ट्रपति जी के पद को छोड़ के बाकी सारे पद पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी, पद की एवं गोपनीयता की। अर्थात जब मैं इस पद पे बैठा हूँ तो मेरे पास जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है मैं हमेशा ही उसे गोपनीय बना करके रखे रहूँगा, कभी उससे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करूँगा। इसलिए उस पद पे, उस पद की गरिमा की और उस गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है सभी मंत्रियों को कि मैं रक्षा मंत्री पद की गरिमा को बनाए रखूँगा और मैं इस पद से जुड़े हुए सारे गोपनीय चीज़ों को, सारे जो सूचनाओं को गोपनीय रखूँगा। क्लियर, चलिए तो भैया आपका पूरा शपथ किस सीक्वेंस से बोलना है कि मैं प्रतीक सिंह संविधान को साक्षी मानते हुए, तो संविधान को साक्षी नहीं मानेगा, मैं प्रतीक सिंह रक्षा मंत्री के पद और उस पद से जुड़ी सूचना को गोपनीय रखने के लिए, तो जो प्रारूप है बोलो मैं प्रतीक सिंह इसको साक्षी मान के, चाहे इसको ऐसा सब बोल के, वो पूरा प्रारूप आपकी अनुसूची 3 में दी हुई है शपथ और प्रतिज्ञान वाले में। क्लियर, यस, याद रखेगा। और शपथ कौन दिलवाते हैं, सभी मंत्री को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति जी। हो गया क्लियर बात। और शपथ का प्रारूप कहाँ होता है, तीसरी अनुसूची में होता है। हो गया, चलिए भैया ये बेसिक जानकारी भी आपको हो गया। हम एक एक चीज पे अच्छे से बात करेंगे, कोई घबराना नहीं, एकदम प्रैक्टिकली आप समझते चलिए इसको। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक, निरंतर, रेगुलर, या निरंतर शब्द भी ध्यान देंगे, रेगुलर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, किसी अवधि तक संसद का सदस्य होना जरूरी है। अर्थात आपको मैं बोलता हूँ मुझे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो मुझे प्रधानमंत्री, तो मुझे गृह मंत्री भी बना सकते हैं। आज मुझे चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जी मुझे गृह मंत्री भी बना दें, रक्षा मंत्री भी बना दे, और उसके बाद मुझे 6 महीने के भीतर 6 माह के भीतर मुझे अपना बहुमत सिद्ध करके सदस्यता ग्रहण करनी होगी मेरे दोस्त, किसी भी सदन की, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मगर कितने माह के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत। क्लियर, आइए मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे शपथ जो संसद विधि द्वारा समय समय पर, देखिए इसको भी देखिए पीछे एक बार गौर कीजिए। क्या बोलता है सर, संघ राज्य और क्षेत्र अनुसूची 1 में, संघ राज्य क्षेत्र के बाद सर वेतन और भत्ता अनुसूची 2 में, सर शपथ अनुसूची 3, शपथ तो आप यहाँ देख लिया अनुसूची 3 में। वैसे दोस्तों वेतन और भत्ता अनुसूची 2 में है। ठीक, आपको 12 अनुसूची का मैं नाम याद करवाया था, एकदम आपको फिंगर टिप पे 12 अनुसूची में याद करवाया था आपको। वो वाला क्लास जाके अब देखिए, शुरुआती कुछ क्लास होगा वो, है ना। आइए इंट्रोडक्शन क्लास वाले का हिस्सा है। ठीक है, तो हाँ सर अनुसूची 2 में वेतन और भत्ता दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम आते हैं कि मंत्रियों के, कोई भी मंत्री जो बना भाई कुछ ना कुछ तो वेतन लेगा वो, तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे। अर्थात मंत्री के या सभी के वेतन कितने होंगे, वेतन बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कोई फैसिलिटी बढ़ाना है, हटाना है,
इस सब का निर्धारण संसद करती है, संसद करती है। अर्थात अब आप खुद बताइए कि दुनिया में इससे अच्छा कोई जॉब होगा कि आप खुद निर्धारित करते कि आपको सैलरी कितना हो? नहीं, मगर यहाँ संसद खुद निर्धारित करते हैं कि उनका सैलरी कितना हो। सोचिए, तो ये वाली बात है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे। मंत्री तो भाई संसद के कुछ सदस्य बनते हैं ना, तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे। संसद जो डिसाइड कर दे वही वेतन भत्ते को बढ़ा दे, चाहे जितना बढ़ाना है बढ़ा दे, वही उनका वेतन और भत्ता हो जाएगा। और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है, अर्थात जब तक संसद नए वेतन में कुछ बदलाव नहीं करती है, नए वेतन बढ़ाती नहीं, घटाती नहीं, कुछ नया विधि अपना करके नहीं करती है, तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अर्थात संसद जब चाहे विधि के द्वारा मंत्रियों के या पूरे सदन के सभी पूरे आपके जो सांसद सभी के वेतन और भत्ते बढ़ा सकती है, तो उसमें बदलाव कर सकती है। और अगर संसद जब तक वेतन और भत्ते बदलाव ना करे, उसको बढ़ाए ना, तो वह वेतन और भत्ता अनुसूची 2 में जो निर्दिष्ट है कि इस संसदों का वेतन इतना होना चाहिए, इनका वेतन इतना होना चाहिए, तो जो भी इसमें लिखा हुआ है अनुसूची 2 में वही वेतन और भत्ता रहेगा। तो यही बातें बोल रहे हैं कि अगर नहीं करते हैं अगर वो नहीं करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं या जो भी कुछ बदलाव नहीं करते हैं, तो दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है वही चीज़ लागू हो जाएगा। क्लियर? आपको इससे अनुसूची 2 और 3 भी याद रह जाएगा। पहला संघ राज्य और उसका क्षेत्र। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए भैया, आपको अच्छे से का चीज़ क्लियरली पता चल रही है, आपको कैसे मंत्रिपरिषद से जुड़ा हर जगह आपको चीज़ पता चल रहा है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब कुछ देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप देखिए, पढ़ने के बाद थ्योरी जब आप सही पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आप सही बनता है कि नहीं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? कौन करता है? अभी आप क्या पढ़ रहे थे? अनुच्छेद 73, 74, 75, 76 अनुच्छेद भी ऐसे देगा आपको। अभी आपको पता होना चाहिए हाँ सर किसमें कौन सी बात दी गई है, किसमें कौन सी बात कही गई है। सर आंसर स्पष्ट है, सी 75, क्योंकि सर 74 में क्या था सर कि 63 से 73 तक तो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ बात है। सर 74 से 78 तक आपका जुड़ा है प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के ही हेड होते हैं, मंत्रिमंडल के भी हेड होते हैं, तो भाई वही 75 से 78 तक चलेगा, है ना। 74 से 78 तक चलेगा, ठीक है। तो 74, 75, 76 में आपको डाउट होना चाहिए था। फिर 74 में आप क्या पढ़े कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, हाँ तो 74 में था। और यहाँ बोला है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में, भैया पूरा जानकारी आप पीछे 75 में पढ़े कि नहीं, क्या भाई मंत्रिपरिषद का गठन तो मंत्रियों से ही होता है ना, और आप पीछे पूरा पढ़ेंगे नहीं 75 में। देखिए पीछे पेज पे आइए। हाँ सर, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, पूरे मंत्रिपरिषद मंत्रियों से मिलकर तो गठित होती है, तो मंत्रियों का किस तरीके से उस पद पर नियुक्ति होता है, कैसा वो शपथ लेते हैं, कौन उनको शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। अनुसूची 3 में प्रारूप जो है उसके अनुसार से उनको शपथ दिलवाते हैं। अनुसूची 2 के अनुसार उनका वेतन भत्ता डिसाइड करता है संसद, है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं राष्ट्रपति जी, उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये काम करते हैं। बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। वो सारी जानकारी आपको 75 में दी है कि नहीं? भैया अनुच्छेद 75 ही तो बता रहा है ना कि मंत्रिपरिषद का गठन आप कैसे करेंगे, उनको शपथ दिलवाना, उनका वेतन डिसाइड करना, हर एक चीज़ दिया है। वो भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो हाँ सर, अनुच्छेद 75 आंसर है, इसलिए डाउट होना ही नहीं चाहिए था। तो 63 से 73 उपराष्ट्रपति से जुड़ा है, 74 से 78 जुड़ा है प्रधानमंत्री से। 74 में बोलता है कि भाई सहायता और सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद। 75 में आप पूरा पीछे पढ़े तो 75 ही आंसर होगा, 76 तो अभी आप पढ़े ही नहीं है। यस, तो कॉमन सेंस से बन जाता और पढ़ाया हो तो बनना चाहिए, पढ़ने के बाद भी ना बने ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? भैया 75 में ये बात पढ़ेगी नहीं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा को बताइए। अब यहाँ फिर आपको दिमाग को देता हूँ, आप इसको पढ़े तो आप क्या पढ़े इसमें, 74 में पढ़े ये कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा कि 75 में? देखिए आप अभी पढ़े और अपने माइंड को जांच लीजिए। अभी आप पढ़े और आपके माइंड में अभी कंफ्यूजन आ गया होगा, भैया 74 में था सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो कि 75 में था, बस यही तो देखना है आपको। आइए ऑप्शन आपके सामने भैया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? बताइए। अनुच्छेद 73, 74, 75, 76।
आंसर बिल्कुल स्पष्ट है सर, आंसर सी 75 ही। तो याद रखिए ना भाई, जब पढ़ रहे हैं सब समझ में आ रहा है, उसको ध्यान भी तो रखना है ना। 74 में सिर्फ क्या बात बोली गई थी, कहा गया हमारा सर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा 75 में। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे 75 में। इसमें से कोई भी एक लाइन उठा करके पूछ देगा ये संविधान के किस अनुच्छेद में है। सर 74 में डाउट रखिए मत, 63 से 73 में उपराष्ट्रपति उसको छोड़ दीजिए। 74 में डाउट मत रखिए। 74 दोस्तों आपका क्या था तो 74 आपका बस एक ही बात बोलता था, ये वाला कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और उसमें बस यही बात बोला है कि उनकी सलाह को भाई वो पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, मगर दोबारा मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी होता है, इसके न्यायालय में जांच नहीं होती है। तो यहाँ सिर्फ उसकी सहायता और सलाह से जुड़ा बात हुआ है, बाकी सारे बात 75 में है। और बात क्या क्या है आपके आंखों सामने स्पष्ट दिख रहा है, और इनमें से हर एक लाइन को पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर एक लाइन से कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ये किस में है तो 75 एक में है या 75 में है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे 75 में है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे 75 में है। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरे अनुसूची में इस प्रयोजन के दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो शपथ क्या दिलाते हैं, पद और गोपनीयता की। हर मंत्री किसकी शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की। ये भी है कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी सूची में विनिर्दिष्ट है। तो ये सारे ही बात दोस्तों मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए, उनके मंत्रियों से जुड़े हुए, मंत्रियों की नियुक्ति से उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करने से, वेतन से, भत्ते से, शपथ से, सदस्यता से, सामूहिक उत्तरदायित्व से, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं 75 में। क्लियर? यस। अब आपसे क्वेश्चन इससे कभी नहीं छूटेगा। तो मंत्रिपरिषद का गठन 75। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति उत्तरदायी 75-3। यस 75। और पढ़ के भी आप हमसे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए क्रिएट मत कीजिए। आइए मंत्री परिषद, अब आखिर सर शब्द मंत्री परिषद पे आप गठन उठन कर रहे हैं। मंत्री को जब गठन करेंगे तो सारे मंत्रियों से मिलकर तो भाई मंत्रिपरिषद बनेगा ना, इसलिए पहले आपको मंत्रियों का नियुक्ति कौन करेगा, किनकी सलाह पे करेगा, उनको शपथ कौन दिलवाएगा, कैसा दिलवाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन सूचना देने के बाद अब हम आते हैं जब सारे मंत्री नियुक्त हो गए तो अब उनसे मिल के बनेगा मंत्रिपरिषद। तो अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद क्या है। तो बोला ना हर एक चीज़ दोस्तों आपको बहुत सीक्वेंस में चल रहा है, इसलिए पढ़िए यार, बहुत आनंद आना चाहिए। आनंद तो उनको आएगा ही मेरे दोस्त जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आज दिखेगा, और उनका गड़बड़ी बहुत ज़्यादा वो रोएंगे जो आज इस क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, या इसी वजह से मैं इस क्लास को बंद कर दूंगा, तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे जीवन में। बता रहा हूँ ऐसा डिटेल में, टोक टोक के हर एक जगह जहाँ से बच्चे क्वेश्चन घुमाएगा एग्जामिनर, वहाँ क्या बच्चे गलती करता है वो टोकना, टोक टोक के सिखाना, ऐसा क्लास नहीं आने वाला। आइए फिर आते हैं हम आगे। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद लोकसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होती है। इस मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद लोकसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होती है, इसी वजह से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही सामुदायिक उत्तरदायित्व की निभाती है। क्यों? क्योंकि भाई मंत्रिपरिषद का पूरा ही निर्माण लोकसभा के ही सदस्य संख्या के 15% से मिलकर बने हैं। तो भाई मैं जिनसे मिल करके बना हूँ उसके प्रति मेरा पूरा समुदाय जिम्मेदार है कि नहीं? यस। इसलिए क्योंकि लोकसभा से ही लेकर के लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसके 15% से ही मंत्रियों का निर्माण होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही सामुदायिक उत्तरदायित्व निभाती है। क्या इसमें याद करने में कोई दिक्कत, को याद करना पड़ेगा क्या? नहीं। मैं अगर आपको राजा बना देता हूँ किसी देश को तो आप मेरे प्रति समर्पित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस। मैं आपको कल 1 करोड़ दे देता हूँ तो आप मेरे प्रति समर्पित रहेंगे कि नहीं? यस। मैं आपको कल सरकारी नौकरी लगवा देता हूँ तो आप मेरे प्रति समर्पित रहेंगे कि नहीं? यस। तो बस वैसे ही। आइए फिर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्वेश्चन वहाँ बन गया। यस। आते हैं दूसरे हिस्से पे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम कितना हो सकता है? 15%। इसके जगह दे देगा अधिकतम 17%, 25%, 10%, 5%। बार बार आपको घुमाएगा, मगर आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम, कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, वो अधिकतम लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% ही हो सकती है अधिकतम।
आप चाहिए तो इसे कम से कम चुन लीजिए, 14 चुन लीजिए, 13 चुन लीजिए, 12 चुन लीजिए, मगर अधिकतम 15% ही आप चुन सकते हैं। जैसे अगर आज लोकसभा की सदस्य संख्या मान लीजिए 545 है, तो 545 का 15%, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा, तो फिर आपको यहाँ पे संख्या मिलेगा। क्लियर हो गई बातें? यस। तो इसको थोड़ा राउंड फिगर करके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इसको 545 से मान के मैं 600 मान लेता, और 600 का 15% में निकाल के आपको दिखाता। तो सर 100 एकम 100, 100 छक्के 600, तो 15 छक्के 90, अर्थात अधिकतम 90 मंत्री बन सकते हैं। कहाँ? लोकसभा मंत्री परिषद में अधिकतम 90 ठो मंत्री का पद निकल सकता है। मैक्सिमम 90 मंत्री हो सकते हैं लोकसभा से जो मंत्री परिषद बनेगी, तो मंत्री परिषद में अधिकतम 90 मंत्री पद होंगे, ये पता चलता है, क्योंकि जितना टोटल सदस्य संख्या होगा उसका 15% होता है। तो याद रखेंगे ये बात। मगर हमारा 600 तो है नहीं, हमारा 545 ही है, तो उसका आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसको आप निकाल सकते हैं। मंत्रालय आपके ज़्यादा हो सकते हैं, मगर मंत्री 15% ही अधिकतम होंगे। इसलिए आप क्या देखते हैं कि मान लीजिए मंत्री बने हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल 15 मंत्री बने, 15 ठो मंत्री बने, मंत्रालय है 20 ठो, तो जो भी एक्स्ट्रा मंत्रालय होता है वो सब चल जाता है पीएम के पास, है ना। तो 5 एक्स्ट्रा जो मंत्रालय होगा वो पीएम के पास चल जाएगा, बाकी 20 में से 15 ठो अन्य मंत्रियों को दे देंगे, क्योंकि अधिकतम हम 15% ही मंत्री बना सकते हैं जितना सदस्य संख्या है। क्लियर बात? कोई डाउट मत रखिए, सब चीज़ को सीखते चलिए। ये 15% भूलना नहीं है जीवन में, कभी 15% कभी नहीं भूलना। ये 545 का 15%, तो लोकसभा के सदस्यों का 15% अधिकतम हो सकता है। अधिकतम शब्द ध्यान देंगे, एग्जामिनर ने अधिकतम की जगह न्यूनतम करके आपको घुमा देगा कि मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्य संख्या की न्यूनतम 15% होती है। तो नहीं दोस्तों, अधिकतम 15% होती है। अधिकतम को ध्यान देंगे, बोला जहाँ जहाँ एग्जामिनर घुमाएगा हर एक जगह आपको टोक रहा हूँ। ठीक, चलिए 100 और 109, 109, 5 9 45 और 100 पंचे 500 और 5 विषम। ठीक है, 5 तिया 5 चौके। ठीक, चलिए तो आगे कि 103 गुणा 109 गुणा 3/4, 109 गुणा 3/4। इसमें तो 2 मनोनी थे, तो 543 ही बचता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करना है। थोड़ा सा अलग डाटा है और काउंट करके बता रहे हैं वहाँ पर। तो आंसर यहाँ हो जाएगा 327, 327/4। क्लियर हो गई बातें? यस। तो 327 का 300 का आधा हिस्सा टूटेगा तो कितना हो जाएगा सर? 300 को 4 हिस्से में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, तो 75 ये हो गया। और 27 का 4 हिस्सा टूटेगा तो कितना हो जाएगा? 27 का 4 हिस्सा 20 का हो गया तुम्हारा 5 + 5। और 7 को 4 हिस्से में तोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? 7 को 4 हिस्से में तोड़ूंगा तो लगभग मान लीजिए 8 होता, तो 2 निकलता, तो लगभग 2। तो अर्थात अधिकतम हमारे लोकसभा मंत्री आप क्या देख रहे हैं? 75, 5, 80, 2, 82। हालांकि मैंने 545 से निकाला है, 543 से आप निकालेंगे। इसलिए आप मंत्रियों को पद अधिकतम कितने देखते हैं? यहाँ 82,000, तो लगभग 81-82 मंत्री हुए हैं आपके लोकसभा में। अधिकतम आप 81 या 82 मंत्री बना सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? चलिए, तो आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया हूँ भैया मैं ऐसे करके। अधिकतम आपके लोकसभा मंत्री परिषद में 82 ही मंत्री हो सकते हैं। क्लियर रहेगी बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। तो मंत्री परिषद में 82 मंत्री हो सकते हैं ना, याद रखेंगे इन बातों को। मंत्री परिषद के 82 मंत्री की बात कर रहा है। आप अगर सोचेंगे कि सर हम तो रक्षा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री सब देखते हैं सर, सर वो मंत्री तो 82 ठो नहीं है। अगर रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे मंत्री हम देखें तो 82 ठो मंत्री तो है नहीं। अरे भैया, वो है कैबिनेट मंत्री, जैसे बड़े बड़े पद है ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, दोस्तों जो बड़े बड़े मंत्री हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं। और कैबिनेट मंत्री में जब कैबिनेट मंत्री शब्द है तो मंत्री परिषद शब्द जब प्रयोग हो रहे, दोनों अलग अलग शब्द है ना, तो दोनों को आप एक क्यों मान लिए? उनकी संख्या भले ही ना हो, इसलिए आपको समझना ही होगा कि मंत्री परिषद शब्द के अंदर कौन कौन आते हैं। तो मंत्री परिषद के अंदर आप देखेंगे कि भाई मंत्री परिषद के अंदर आपके कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, फिर कैबिनेट मंत्री के साथ उसमें आपके राज्य मंत्री भी आते हैं, फिर राज्य मंत्री के साथ उसमें आपके उप मंत्री भी आते हैं। सुन में आई बातें? यस।
तो इस बात का ध्यान रखिए कि कैबिनेट मंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का केवल एक हिस्सा है, मंत्रिपरिषद बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सबको मिलाकर के 81-82 मंत्री होने चाहिए टोटल। इसलिए 82 बड़े बड़े मंत्री नहीं देखते भारत में, है ना। आइए हर एक डाउट हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है सर, तो मंत्रिपरिषद अधिकतम होनी चाहिए, पहला यहाँ से घुमाएगा एग्जामिनर, 15% यहाँ से घुमाएगा एग्जामिनर, और यहाँ लोकसभा की जगह राज्यसभा दे देगा और मंत्रिपरिषद का मंत्रिमंडल दे देगा, ये सब जगह घुमाएगा। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होती है। मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन घुमा देगा। तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। मैं भी बोला ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। क्यों, मैं बोला कि नहीं बोला? हाँ, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर के बनता है मंत्रिपरिषद, और पूरे मंत्रिपरिषद में 81-82 मंत्री होने चाहिए। और जो बड़े बड़े मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, जो राज्य मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, ये सब आपके कैबिनेट मंत्री हैं। आइए भैया याद रखेंगे क्या कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है और बना है। आइए, कैबिनेट मंत्री 1, दूसरा राज्य मंत्री 2, तीसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री या उप मंत्री। ये इसको यहाँ पे इसको मत काउंट कीजिएगा, एक नीचे इसमें लिख लीजिए उप मंत्री, इसको मैं अलग से बताऊंगा। तीसरे ग्रुप में आप देखेंगे भाई यहाँ पे उप मंत्री। ठीक, चलिए ठीक। तो 1997 से पूर्व उप मंत्री भी मंत्रिपरिषद में हुआ करते थे, मगर कब? 1997 से पूर्व हुआ करते थे। अब 1997 के बाद से उप मंत्री पद को हटा दिया गया, उप मंत्री भी मंत्रिपरिषद में हुआ करते थे। तो याद रखेंगे शुरुआती समय पे उप मंत्री भी इसमें आते थे, मगर अब उप मंत्री को हटाकर उसकी जगह पहले आ गया है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। क्लियर हो गया बात? यस। आइए, तो भैया मंत्रिपरिषद में 3 हिस्से होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और कभी एग्जाम में ना दे उप मंत्री भी दिया रहे तो भी आपको उसको लेके चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1997 से पूर्व उप मंत्री भी मंत्रिपरिषद में हुआ करते थे। क्लियर हो गई बातें? आइए, मतलब आप लेंगे उस समय 1997 से पहले देखते हैं तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री 4 हिस्से दिखते हैं आपको। तो 1997 से पहले आपको 4 हिस्से दिखते हैं, मगर अब आपको केवल देखने मिलते हैं 3 हिस्से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। इन तीनों से मिलकर ही बनता है आपका मंत्रिपरिषद। और जो बड़े बड़े मंत्री आप देखते हैं, बड़े बड़े चाहे अमित शाह जी जैसे, राजनाथ सिंह जैसे, निर्मला सीतारमण जैसे, वो सब कैबिनेट मंत्री हैं। क्लियर? आइए, अब आइए फिर आपको मन में आया होगा सर, तो फिर कैबिनेट मंत्री तो बड़े बड़े मंत्री हैं, हम समझ गए, तो थोड़ा पढ़ लीजिए कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। कैबिनेट मंत्री वह होते हैं जिन्हें एक या अधिक मंत्रालय मिलता है। जिनको एक मंत्रालय मिले, जैसे गृह मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय, आपका भैया आपका कपड़ा मंत्रालय है ना, इस तरीके से रेल मंत्रालय। यस, तो कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जिन्हें एक या अधिक मंत्रालय मिलता है, तथा कैबिनेट मंत्री में प्रमुख रूप से 2 मंत्रालय आते हैं। 2 प्रमुख मंत्रालय भी कैबिनेट मंत्री में आते हैं, बाकी बहुत सारे मंत्रालय आते हैं, सब मंत्रालय तो कैबिनेट मंत्रालय में ही आते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिन्हें एक या अधिक मंत्रालय मिलता है। बस इतना ध्यान दीजिए, 2 मंत्रालय वाला छोड़ दीजिए। जैसे रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। आपके गृह मंत्री अमित शाह जी। कृषि मंत्री, रेल मंत्री, ये जितने बड़े बड़े पद हैं दोस्तों, जो मेन जो आप चेहरा जिनका देखते हैं न्यूज़ में, वो सब दोस्तों कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अर्थात कभी आपको ये भी पूछ ले कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है, तो भैया कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा बस है। ठीक है, यस, मगर उस हिस्से में सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा हिस्सा ये कैबिनेट मंत्री ही है, क्योंकि आप देखते हैं ना, इन्हीं लोग सबसे बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। यस, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 32 कैबिनेट मंत्री, मैंने निकाला था 81-82 से निकाला था, तो 81-82 क्या होने चाहिए सर? 81 और 82 मंत्री होने चाहिए टोटल मंत्रिपरिषद में। क्या टोटल मंत्रिपरिषद में होने थे 81-82 मंत्री? यस सर। मगर कैबिनेट मंत्री कितने हैं? केवल 32 कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, मैं गूगल में चेक कर लेता हूँ, ये भी कंटेंट अपडेट किए होंगे नहीं, संख्या को मैटर नहीं करता है ना। तो देखिए 81-82 मंत्रिपरिषद में मंत्री होने चाहिए थे, मगर कैबिनेट मंत्री कितने हैं? 32। इसका मतलब कुछ मंत्री आपके राज्य मंत्री होंगे, कुछ आपके स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे, यस, कुछ उप मंत्री होंगे, ये सब चीज़ें।
1997 से पहले वाले केस का। टोटल नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया। According to Wikipedia, currently, the council is headed by Prime Minister Narendra Modi and consists of 29 members, including the Prime Minister. तो प्रधानमंत्री को मिला के वर्तमान समय में ये बोल रहा है, ये पहले का लिख दिए होंगे कंटेंट, 29 बोल रही है। गूगल में चेक किया भैया, ऑथेंटिसिटी की मैं गारंटी नहीं लेता। अभी 29 आपके कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, तो संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या आपसे नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो आप क्रॉस चेक कर लेंगे अब कितने मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री कितने आप गिन लेंगे वो सब, है ना। चलिए कैबिनेट मिनिस्टर 31। चलिए भैया, तो संख्या में 29 दिखा रहा है, वो सब आप चेक कर लेंगे, वो आपका काम है कंटेंट चेक करना कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री भी हैं, कितने हैं संख्या। ठीक, तो हो गया संख्या की बात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप कैबिनेट मंत्री समझ गए, जो बड़े बड़े चेहरे आपको दिखते हैं मंत्रियों के, वो कैबिनेट मंत्री हैं। आते सर अब राज्य मंत्री क्या शब्द है? सर देखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और इसका आप राज्य स्वतंत्र प्रभार पढ़े, उन सबसे मिलकर बन रहा है आपका कौन? मंत्रिपरिषद। उसको पढ़िए राज्य मंत्री को। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। वर्तमान में ये 44 हैं, तो 32 और 44 आप जोड़ दिए ना भैया एक तरीके से। हाँ, इन्हीं राज्य मंत्री में से कुछ, अर्थात कहने का मतलब क्या, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री बनते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री बनते हैं। राज्य मंत्री बनाए जाते हैं किनके लिए? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए। इन्हीं राज्य मंत्री में से कुछ को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, तब वे मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कहलाते हैं। वर्तमान में 12 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। इन सब संख्याओं की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, फिर भी एक तरह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 40, 10, 50 और 30, 30, 10, 40 और 40, 80, 80 और 2, 4, 6 और 1, 7, तो गया 87। तो लगभग 87 निकल रहे हैं यहाँ पे। यस, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो सर एक अपने कैबिनेट मंत्री देखा, एक राज्य मंत्री देखा। सर मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री से, राज्य मंत्री से मिलकर बनती है। तो सर कैबिनेट मंत्री जो बड़े बड़े नाम आप देखते हैं, और इन कैबिनेट मंत्री क्योंकि इतना बड़ा मंत्रालय इनके ऊपर, गृह मंत्रालय, तो अकेले उतना बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, तो उनकी सहायता के लिए उनके नीचे हर एक मंत्रालय में एक राज्य मंत्री होता है। किनकी सहायता के लिए? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है। तो आपको पता चल गया राज्य मंत्री क्यों बनाया जाता है? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है? तो अधिकतम दिया, मैंने सही पूछ रहे हैं किसका? लोकसभा की सदस्य संख्या का, वो भी कौन? मंत्रिपरिषद। हाँ भैया 15% अधिकतम हो सकते हैं। तो आंसर सी हो गया, 15% अधिकतम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो भैया 3 स्तर के मंत्री होते हैं। बोला था ना कितने स्तर के मंत्री? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। ठीक, तो सी हो गया, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के समान होती है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया। मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है कितनी होती है? तो मंत्रिमंडल में जितने होंगे उसके समान। मंत्रिमंडल में अगर 80 है तो मंत्रिपरिषद में 80 होगा। क्या ऐसा है क्या? मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा जो दूसरा पूछा था कि भाई मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बड़ा कौन है? तो आंसर आपको भैया मिल गया यहीं पर। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में संविधान में शुरुआत से कौन शब्द था? तो मंत्रिपरिषद। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन मिलने जा रहा है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बड़ा कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद में अधिक मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल की तुलना में, अर्थात मंत्रिपरिषद होता है बड़ा, व्यापक, और दोस्तों मंत्रिमंडल होता है छोटा। ठीक,
ये आपका संकुचित। सर मगर पावर का बात की जाए तो मैं यहीं पे बताता हूँ, मगर पावर आप बोलेंगे तो आगे आ जाएगा। चलिए, मगर पावर बोलेंगे तो देखिए, आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा होता है और मंत्रिमंडल छोटा होता है, मगर अगर पावर में बोला जाए, शक्ति में बोला जाए, ये तो भाई आकार का बात हो रहा था, आकार का बात। और दोस्तों आकार में बड़ा छोटा क्यों होता है, पहले यही बताता हूँ। चलिए सर, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर केवल आते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री मुख्य रूप से, और कभी कभार आपको देखने मिल जाता है राज्य मंत्री, मगर कौन से, स्वतंत्र प्रभार वाले, कभी कभी ये देखने मिलते हैं। तो हाँ सर, मंत्रिमंडल किनसे मिलकर बनता है? सर मंत्रिमंडल मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनता है, और कभी कभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से मिलकर बनता है। अर्थात मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री इसलिए बड़ा होता है, देखिए, क्योंकि इसके अंदर कैबिनेट भी होता है, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, ठीक। तो उसके बाद इसके अंदर आपके राज्य मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं सर, इसके अंदर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। तो बताइए, इसमें केवल 2 हिस्से, इसमें 3 हिस्से, तो व्यापक कौन हुआ सर? व्यापक और बड़ा हो गया मंत्रिपरिषद। अब पढ़े ना कि मंत्रिपरिषद में 3 हिस्से होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। हाँ सर, यह बड़ा है आकार में मंत्रिपरिषद, ये तीनों से मिलकर बनता है, और ये छोटा है। मगर अगर शक्ति में बोले, पावर में बोले मेरे दोस्त, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होती है यह कम पावरफुल होती है मंत्रिमंडल की तुलना में। सर कैसे? अरे भैया बताइए, सबसे पावरफुल मंत्री कौन है? सर सबसे पावरफुल मंत्री तो कैबिनेट मंत्री है, इसकी सहायता के लिए बनता है, इसकी सहायता के लिए लोग ये बनते हैं, ठीक है, इसकी सहायता के लिए नहीं, हाँ सर, इसकी सहायता के लिए बनता है, और जब ये ना रहे तो ये बनता है, समझ लीजिए। हाँ वही सर, हाँ सर, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए दोनों बने। अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पावरफुल कैसे होते हैं दोनों। मान लीजिए मैं एक दुकान का मालिक हूँ, मेरी सहायता के लिए मैंने भैया 2 कर्मचारी रख लिए हैं, यस सर, तो मैं 2 कर्मचारी रख लिए, तो इससे मेरे दुकान में संख्या तो ज़्यादा है, कर्मचारियों की संख्या तो ज़्यादा है, ठीक है। और एक और दुकान है जहाँ वो एक और मालिक है, मैं यहाँ का मालिक, वो वहाँ का मालिक, और वहाँ एम्प्लॉय कम है, तो हम उसके दुकान का आकार छोटा, उसके एम्प्लॉय कम है, तो आकार तो हो गया। मगर भैया मालिक का एक बात आप देखिए कि बताइए, मालिक हूँ मैं, मालिक उस दुकान का, तो उस दुकान में मुझे LED लाइट लगवाना है, कौन सा कलर पेंट करवाना है, कौन सा सामान थोक में खरीदना है, कौन सा सामान बेचना है, किस व्यापारी को बेचना है, किस रेट पे बेचना है, ये तो मैं डिसाइड करूँगा ना, जो मालिक हूँ। हाँ सर, मालिक डिसाइड करेगा। दोस्तों जब मालिक डिसाइड करेगा, मालिक डिसाइड करेगा, तो मालिक के डिसाइड में और किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा ना। मैं थोड़ी कर्मचारी से पूछने जाऊँगा, अरे भैया बता दो यार कहाँ से सामान लूँ यार, मेरा व्यापार मेरे को पता होना चाहिए। हाँ सर, तो जहाँ सिर्फ मालिक हो वहाँ सबसे ज़्यादा पावर शक्ति किसके पास है? सिर्फ मालिक के पास है ना। पूरा काम का पूरा डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता का शक्ति किसके पास है? मालिक के पास है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि इस जगह में तो बोला ना, कभी कभार मेन इस जगह में मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, और क्योंकि ये सबसे बड़े मंत्री होते हैं तो हर निर्णय यही लेते हैं, और ये सब माना जाता है कि जो निर्णय ये ले लिए उनके नीचे लोगों का भी निर्णय वही है, क्योंकि इनकी सहायता के लिए तो ये लोग बने हुए हैं। इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पावर कैबिनेट मंत्री के पास होता है, इसलिए कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के मुख्य रूप से अंग होते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल के रूप से कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के मुख्य रूप हैं, इसलिए मंत्रिमंडल ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि सोचिए, एक जगह आप बताइए कि कोई चीज़ में निर्णय लेना है कि भाई बता मैं कहाँ से, मैं गेहूँ का व्यापारी हूँ, कहाँ से मैं गेहूँ खरीदूँ। अब मैंने पूछा इससे, फिर मैंने पूछा इससे, फिर मैंने कोई निर्णय लिया, यहाँ प्रोसेस लंबा हुआ, यहाँ मेरा डिसीजन प्रभावित हुआ, और यहाँ मैं अकेला मालिक हूँ जो उस व्यापार का पारंगत हूँ, तो मैं अकेला निर्णय यहाँ पे ले लिया। तो भैया आप क्या मानेंगे? भैया यहाँ पे समय ज़्यादा लगा, समय कम लगा, या निर्णय क्विक आएगा? सर यहाँ निर्णय क्विक आएगा। इसीलिए सारे निर्णयों पे चर्चा, परिचर्चा, परामर्श होती भले मंत्रिपरिषद पे है, मगर निर्णय लागू करें या ना लागू करें, मार्केट में लॉन्च करें या ना लागू करें, यह निर्णय लेती है मंत्रिमंडल। तो सारे बड़े मंत्री यहीं पे हैं। अब ये तो इनकी सहायक के लिए है ना,
तो मैं अपने कर्मचारियों से पूछने जाऊँगा क्या? नहीं, मैं सीधा निर्णय लूँगा ना मेरे अपने दुकान में क्या लगाना है। इसीलिए कैबिनेट मंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए मंत्रिमंडल ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लियर? क्योंकि माना जाता है कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और ये सर्व प्रमुख हैं, सबसे प्रमुख है, इनकी सहायता के लिए अंदर कर्मचारी हैं, तो ये जो निर्णय ले लिए वो इनके नीचे के कर्मचारियों का निर्णय मान लिया जाता है। ठीक है, इसलिए कैबिनेट मंत्री याद रखेंगे। मंत्रिमंडल शक्ति पावर में सर्वाधिक है, आकार में छोटा है। क्लियर? और दोनों में अंतर भी आपको पता चल गया कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल बड़ा कौन है, तो मंत्रिपरिषद बड़ा है, मंत्रिमंडल छोटा है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में शक्ति किसके पास ज़्यादा, तो मंत्रिमंडल के पास ज़्यादा शक्ति है, मंत्रिपरिषद के पास कम शक्ति है। ठीक, मंत्रिमंडल अगर कोई निर्णय लेती है तो ये माना जाता है कि पूरे मंत्रिपरिषद को वह निर्णय मान्य है, क्योंकि भैया यहाँ कैबिनेट मंत्री, यहाँ भी कैबिनेट मंत्री, वही कैबिनेट मंत्री यहाँ भी बैठे हैं, तो मंत्रिमंडल अगर कोई निर्णय ले लेती है तो माना जाता है कि वो निर्णय पूरे मंत्रिपरिषद को मान्य है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के जो मेन है कैबिनेट मंत्री, उनकी सहायता के लिए तो और लोग हैं। तो माना जाता है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री जब कोई निर्णय लिए तो अपने सहकर्मियों से चर्चा पर चर्चा करके अच्छा निर्णय ले करके यहाँ बैठ के निर्णय ले रहे हैं। इसलिए किसी भी मुद्दे पर निर्णय या परामर्श तो यह मंत्रिपरिषद पे होती है, मगर उसको लागू करना है कि नहीं यह मंत्रिमंडल डिसाइड करती है। इसलिए आप क्या देखते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है तो मोदी साहब या प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का मीटिंग करते हैं, मंत्रिमंडल का मीटिंग करते हैं। ठीक है, होता है ना, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर यह निर्णय लिया, आज से लागू कर दिया, तो उसमें सब बड़े बड़े मंत्री आके बैठते हैं, तो सब बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर आके, कैबिनेट मंत्री आकर के बैठते हैं और निर्णय लेते हैं। तो आपको बेसिक अंतर आज पता चल गया कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो भाई मंत्रिपरिषद तीनों से मिलकर बनता है, मंत्रिमंडल इससे मिलकर बनता है मेन रूप से कैबिनेट मंत्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। क्या? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है ना भाई? हाँ, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए जैसे आकार पे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे शक्ति से भी पूछ लेगा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? राज्य मंत्री भैया उसके हिस्से हैं आपके, क्या बोलते हैं, इसके हिस्से हैं ओनली मंत्रिपरिषद के। तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो आप क्या देखे थे अभी? राज्य मंत्री कहीं देखे थे आप? आंसर बहुत स्पष्ट है कि राज्य मंत्री जो होते हैं सर, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, वह केवल मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। आइए, यकीन नहीं है तो आपको दिखा दूं मैं, अभी आपको लिखा था मैं, फिर भी आप भूल जाएंगे तो गलत है ना। तो आइए देख लीजिए भैया, बैक। सर राज्य मंत्री क्या है? सर राज्य मंत्री शब्द मैंने केवल मंत्रिपरिषद के नीचे लिखा, देखिए क्या यहाँ पे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार छोड़ दीजिए, स्वतंत्र प्रभार दोनों जगह दिख रहे हैं आपको, मगर राज्य मंत्री शब्द क्या मंत्रिमंडल में है? नहीं। इसका मतलब कि राज्य मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं होते हैं, इसलिए तो इसकी संख्या ज़्यादा है, इसकी संख्या कम है। हाँ सर, राज्य मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं होते हैं, राज्य मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो जो चार्ट आपके सामने बनाया वही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का बन के निकला है, तो बोला ना वहीं से हर एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आपको दोनों जगह देखने मिल जा रहा था। देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रिपरिषद में देखने मिल रहा था, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आपको मंत्रिमंडल में भी देखने मिल रहा था। सर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों जगह देखने मिल जा रहा है, मगर राज्य मंत्री केवल मंत्रिपरिषद में देखने मिलता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, जबकि कैबिनेट मंत्री दोनों जगह है, स्वतंत्र प्रभार दोनों जगह है, मगर राज्य मंत्री केवल इसका मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। क्लियर? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका क्लास यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया क्या होते हैं आपके मंत्रिपरिषद, क्या होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद कैसे 3 हिस्से से मिलकर बनता है, ठीक, और मंत्रिमंडल कैसे मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनता है, मंत्रिपरिषद कैसे आकार में बड़ा होता है, और कारण पता चल गया क्योंकि उसमें 3 हिस्से हैं, मंत्रिमंडल कैसे आकार में छोटा होता है, मगर पावर में मंत्रिमंडल ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए बड़े निर्णय लागू करने हैं नहीं करने वो मंत्रिमंडल की मीटिंग में डिसाइड किए जाते हैं। यस क्लियर? मगर मंत्रिमंडल शब्द शुरुआत में संविधान में था ही नहीं, केवल शब्द था मंत्रिपरिषद।
तो मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल वाले शब्द में जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाना होगा राष्ट्रपति जी को तो मंत्रिमंडल की सलाह पर वो लगाएंगे। तो संविधान संशोधन करके उस अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द डाला गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में शब्द डाला गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है अनुच्छेद 352 के तहत, तो राष्ट्रपति जी को मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करेंगे। तो वहाँ पे वो शब्द आया मंत्रिमंडल, और केवल एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द है, वह दोस्तों वहीं पे, बाकी हर जगह मंत्रिपरिषद शब्द है। तो संविधान की शुरुआत में कौन सा है, तो मंत्रिपरिषद, बाद में कौन आया, मंत्रिमंडल। उसमें दोनों में अंतर समझ में आ गया, दोनों में कौन कौन मंत्री होते हैं समझ में आ गया। राज्य मंत्री केवल मंत्रिपरिषद में होता है, बड़ा होता है मंत्रिपरिषद, शक्तिशाली होता है मंत्रिमंडल। हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के गई होगी, और गई तो दोस्तों अच्छे से प्यार से कमेंट कर दीजिए क्लास कैसा लगी, और क्लास को शेयर कीजिए, अन्यथा क्लास मुझे बंद करनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि मैं बंद करूँ, और आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो बंद करना पड़ेगा। ठीक, तो आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए। और एग्जाम में आने वाले समय में यहीं से क्वेश्चन देखने मिलेगा, इसकी गारंटी है। आप पढ़ रहे हैं, खुद आपको महसूस हो रहा है, हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं। तो और इससे ज़्यादा क्या सबूत दूँ मैं आपको। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।